लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमला ये सिर्फ अकेले ईरान की अपनी जंग नहीं है बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की जंग है और ये मुसलमानों के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है। ईरान और इसराइल की ये जंग डिसाइड करेगी कि एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। एक ऐसा खित्ता जहाँ पर मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामिक मुल्क खसूसन अरब मुल्क मौजूद हैं। मैंने मजीद ये भी बताया था कि इस वक्त एक ही सूरत हाल है कि ईरान ये जंग जीत सकता है और वो ये है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क खसूसन अरब ईरान के साथ खड़े हो जाएं और सिर्फ हमदर्दी या मजम्मत की हद तक नहीं बल्कि ऐसे जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी इसराइल के बिहाफ पर ईरान को तबाह करने की धमकियाँ दे रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता ईरान कोलैप्स करता है तो ये पूरा खित्ता, पूरा मिडल ईस्ट एक ना ख़त्म होने वाली जंग के अंदर चला जाएगा और तीसरी आलमी जंग तो कन्फर्म है। अब ये लास्ट वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी लिहाजा इसके अंदर हम हर एक पॉइंट को कवर नहीं कर पाए। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और ईरान आगे क्या करने जा रहा है। ट्रंप को इसके सफ़ीर ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने का मशवरा क्यों दिया है? चाइना ने ये क्यों कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है? कौन कौन से मुल्क वाकई ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं और किस तरह से, और क्या ईरान अकेला इन वक्त के फिरौनों का मुकाबला कर सकता है? अगर नहीं तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं? ईरान ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट क्यों किया है? इसराइल अब तक खामोश क्यों है? आखिर किस चीज़ के इंतजार में है? आए ज़रा एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं जिनके जवाब जज्बाती नहीं होंगे बल्कि फैक्ट पर बेस करते होंगे। खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं लिहाजा डिटेल में जाने की बजाय सिर्फ खबर की बात करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो सके। सबसे पहली बात यह कंफर्म है कि ईरान ने डायरेक्ट नहीं बल्कि कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया के रिक्वेस्ट पर सीज फायर करने पर रजामंदी जाहिर करके ये पैगाम दिया है कि ठीक है, हमने अपना बदला किसी हद तक ले लिया और सीज फायर के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त और मुआहदा के। यानी अब अमेरिका और इसराइल से कोई मुआहदा इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, हमारी मर्जी के मुताबिक होगा क्योंकि इस बार विक्टिम हम हैं। और जब अमेरिका तक ये बात पहुंची तो इसका कहना था कि ईरान बिना किसी शर्त के हार मानकर सरेंडर करके सीज फायर करे, यानी हमारी शर्तों पर यह तनाज़ा ख़त्म करे और हमसे न्यूक्लियर डील करे, वरना अगर हमने ईरान के अंदर मदाखलत की तो इसको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और अभी भी वक्त है, वरना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कुछ भी बाकी ना रहे। वेडनेसडे के दिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर डायरेक्ट अमरीकी हमला करने की इजाज़त दे दी और इस पर दस्तखत भी कर दी हैं। बस एक तो ईरान के जवाब का इंतज़ार है कि वो आगे से इस न्यूक्लियर डील का क्या जवाब देता है और दूसरा बाकी मुल्कों को एतमाद में लेना बाकी है, यानी अपने इत्तेहादियों को। और अगले 2 हफ्ते के अंदर अमरीकी सदर ट्रंप ये डिसाइड कर लेगा कि ईरान पर किस वक्त हमला करना है। देखें, जो बातें मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ वो मोटा मोटा सच ये है कि अमेरिका और इसराइल का मकसद कभी भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो था ही नहीं, बल्कि इसराइल के लिए इसका मकसद था ग्रेटर इसराइल का रास्ता साफ करना और अमेरिका के लिए इसराइल के जरिए इस पूरे खित्ते के अंदर यानी मिडिल ईस्ट और एशिया को कंट्रोल करना, ताकि रशिया दोबारा से यहाँ पर यूएसएसआर या सोवियत यूनियन की तरह अपना इन्फ्लुएंस कायम ना कर सके। अगर इस खित्ते के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी इसराइल इस जंग के अंदर हार जाता है तो उसका मतलब है कि पूरा मिडल ईस्ट अमेरिका के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो जाएगा, अपना इत्तेहाद कायम करेगा और ये मुल्क स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये मुल्क स्टेबल होंगे तो इसका मतलब है कि एक न एक दिन अमेरिका को भी आंखें दिखाएंगे। अब इसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि ईरान ने अभी तक कोई ऐसा न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया और वेस्टर्न मीडिया ये बात जानता है कि इसराइल के पास इस वक्त भी 90 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इसराइल ने कभी भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इंस्पेक्शन यानी छानबीन या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी, जबकि ईरान ने इसकी इजाज़त दे रखी है। इसराइल ने एनपीटी डील साइन नहीं कर रखी, जबकि ईरान ने ये साइन कर रखी है और इसका मतलब है ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर एसिड्स। इस इंटरनेशनल मुआहदे का मतलब है कि दुनिया का कोई भी मुल्क न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा ताकि दुनिया के अंदर इसके फैलाव को रोका जा सके। और दूसरा सुने कि इसराइल के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, यानी दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने वाली रेंज रखने वाले मिसाइल, जबकि ईरान के पास ये मौजूद नहीं है। और अगर ईरान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर न्यूक्लियर हथियार बना भी रहा है तो ये कितनी बड़ी मुनाफकत है कि अगर इसराइल ये सब कुछ करे तो इससे दुनिया को कोई खतरा नहीं, और अगर यही काम ईरान करे तो पूरी दुनिया खतरे में है। आप देख लें कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी इन मुल्कों ने यही किया था, उन पर पाबंदियां लगाई, उनको दुनिया के अंदर बेइज्जत किया, इनको आइसोलेट किया, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ये बम बनाकर आखिरकार अपने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। और आज इन दोनों मुल्कों की ये जरूरत ही नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को धमकी लगा सकें, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, अपने आप को वो डिफेंस करने की ताकत रखता है। और इसीलिए ट्रंप बेचारा तो मुज़ाकरात करने के लिए नॉर्थ कोरिया का विजिट भी कर चुका है। इसका मतलब है कि इन लोगों को रोकने का सिर्फ यही तरीका है। और आपको बताता चलूँ कि कुरान पाक की आयात भी मुसलमानों को मोटिवेट करती हैं कि वो दुश्मन के दिलों पर अपनी हैबत तारी करने के लिए अपने हथियारों को तैयार रखे।
ईरान का कतई न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गजा इसराइल तनाज़े के बाद इसराइल ने सीरियस होकर न्यूक्लियर हथियार बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। अभी तक बनाया नहीं था क्योंकि इसको पता था कि गजा, इराक, शाम, लिबनान, यमन के बाद इसराइल और अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ेंगे और इसीलिए वो हज़बुल्लाह और हमास जैसी प्रॉक्सीज के जरिए इनको वहीं पर उलझाए हुए था। और वैसे भी साल 2003 के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह फतवा दे दिया था कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते, इसको बनाना हराम है। उनका कहना था कि इस्लाम के अंदर तबाहकुन हथियारों का बनाना और इस्तेमाल करना हराम है और इस्लामी जमहूरिया ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियारों को नहीं बनाएगा। और इस फतवे के बावजूद भी बार बार ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाना और इसके बाद इसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी को शहीद करने की कोशिश करना और बार बार धमकियां देने का मकसद क्या हो सकता है? अब इससे तो साफ जाहिर है कि मसला सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों का नहीं है। ईरान ने आयतुल्लाह ख़ुमैनी का यही फतवा यूनाइटेड नेशन के अंदर भी पेश किया, लेकिन बाद में खुद के सर्वाइवल की खातिर ये एक्सट्रीम कदम उठाने का सोच भी लिया कि नॉर्थ कोरिया की तरह अब मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन अब तक वो इसको बना नहीं पाया। और यहाँ तक कि कल IAEA के सरबराह ने भी खुद ये एडमिट किया कि हमने कभी ये नहीं कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना चुका है, बल्कि हमने ये कहा था कि हमें शक है, इसलिए हमें इंस्पेक्शन की इजाज़त दी जाए। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि अगर वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं तो इनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और सुप्रीम लीडर इसके खिलाफ फतवा भी दे चुके हैं। और अभी की रिसेंट खबर के मुताबिक अमेरिका ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम नहीं कर रहा था। अब सवाल पैदा होता है कि इस्राएली सदर नेतन्याहू बार बार ये राग क्यों अलाप रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और इस पर इल्ज़ाम लगाकर हमला करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक ही मुल्क बाकी रह गया है जो कि हुसैनी बनकर वक्त के इन यजीदों के सामने खड़ा होता आया और इस वक्त भी खड़ा हो गया है। वरना बाकी बनु उमैया के बादशाहों को तो आप देख चुके हैं कि ट्रंप के आगे वो कैसे लेट चुके हैं। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ट्रंप शुरू में ये कहता रहा कि इसराइल के इस हमले के अंदर अमेरिका बरेरास्त शामिल नहीं है, पर दोस्तों सच आखिर कब तक छुपता है? टेड क्रूज, जो कि अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी का एक लीडर है, अपने एक इंटरव्यू के दौरान इसके मुंह से निकल गया कि अमेरिका तो पहले ही ईरान पर फजाई हमला कर रहा है। और बाद में जब इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने बयान बदल कर कहा कि हम का मतलब है अमेरिका और इसराइल एक साथ मिलकर। और फिर इसके बाद ट्रंप ने अपने बयान के अंदर कहा कि हमारे पास ईरान के तमाम आसमान की एसेस है, यानी हम इसको पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इसका मजीद कहना था कि ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अच्छा है, पर अमेरिका के हथियारों के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब इससे साफ जाहिर है कि ट्रंप पहले ही ईरान पर हर तरह के हमलों और इस वक्त की स्ट्राइक के अंदर शामिल है, वरना ये बात तो हम सभी लोग पहले से जानते हैं कि इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी किसी मुस्लिम मुल्क पर हमले की बात होगी तो इसराइल और अमेरिका एक साथ ही होंगे। आपको बताता चलूं कि इस वक्त भी जब ईरान कोई मिसाइल फायर करता है तो सबसे पहले इन मिसाइलों को पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद अमेरिकन नेवी इंटरसेप्ट करती है, और यहाँ से अगर ये बच जाएं तो इराक के अंदर मौजूद अमेरिकन मिलिट्री इसको रोकती है, और अगर यहाँ से भी बच जाएं तो उर्दन का डिफेंस सिस्टम और अमेरिकन F-35 इनको गिराने की कोशिश करते हैं, और साथ ही ये रेड सी के अंदर मौजूद अमेरिकन वॉरशिप भी इनको गिराती हैं। और अगर इससे भी बच जाएं तो मेडिटेरियन सी के अंदर बरतानिया की वॉरशिप्स इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती हैं। और अगर बचा कर ईरान के मिसाइल यहाँ से भी निकल जाएं तो इसराइल के 3 मेन डिफेंस सिस्टम इनको तबाह करते हैं। पर आप अंदाज़ा करें कि ये मिसाइल इतने ज़्यादा थे और इतने एडवांस थे कि फिर भी इसराइल के अंदर गिरकर तबाही मचा रहे हैं और दुनिया की तमाम एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी को मुँह चिढ़ा रहे हैं। और आप जानते हैं कि सबसे फ़ख्र की बात क्या है कि ईरान ये सब मिसाइल अपने मुल्क के अंदर खुद बना रहा है। और अगर ईरान इन मिसाइलों के लिए किसी मुल्क पर डिपेंडेंट होता तो शायद वो मुल्क भी इस वक्त अमेरिका की हिट लिस्ट पर होता। और ईरान की इकोनॉमी, जो कि पहले ही स्ट्रगल कर रही है, इन मिसाइलों पर होने वाले खर्चे की वजह से शायद तबाही की तरफ चली जाती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी के अंदर खुद कफील होना पड़ेगा। अमेरिका के इसराइली सफ़ीर माइक हैकबी ने ट्रंप को ये मशवरा दिया है कि 1945 की तरह जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था और वर्ल्ड वॉर 2 रुक गई थी, इसी तरह से आप भी ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर एक ही बार के अंदर इसको ख़त्म कर दो। और ट्रंप ने यह मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की ज़हनियत का कि इन लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ किस कदर नफरत भरी हुई है और ये किस हद तक जा सकते हैं। और फिर खुद इस बंदे ट्रंप की ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे को कोई सफारती अदाब का लिहाज तक नहीं है कि एक मुल्क के सरबराह के बारे में कैसी ज़बान इस्तेमाल करनी है। अपने सोशल मीडिया पर यह खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हमें पता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी कहाँ पर छुपा हुआ है और हम इसको आसानी से टारगेट कर सकते हैं, मगर नहीं कर रहे, कम अज़ कम इस वक्त तक तो नहीं। पर हमारा सब्र जवाब दे रहा है क्योंकि हम सिविलियन और अमेरिकन फौजियों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ट्रंप का ये बयान मुझे ऐसी फीलिंग्स दे रहा है जैसे आलमी तौर पर दुनिया की हुकूमतों की ज़हन साजी की जा रही है कि हमने तो पहले ही वार्न किया था कि देखो अगर अमेरिकन बेसिस पर या फिर इसके फौजियों पर
या फिर इसराइली सिविलियन पर ईरान की तरफ से हमला किया गया तो अमेरिका इस जंग के अंदर कूद पड़ेगा और इसको ख़त्म करेगा। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ईरान के हमले के बाद इसराइल हिल चुका है, अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा, तो नेतन्याहू की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से अमेरिका को इस जंग के अंदर घसीटा जाए। पर जाहिर है कि इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग बहाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में बहाना बनेगा ट्रंप का यही बयान। यानी इसराइल जानबूझकर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है जिसके अंदर खुद अमेरिकन फौजियों को इसकी बेसिस को टारगेट करके इसका इल्ज़ाम डाल देगा ईरान पर, और इसके बाद ट्रंप कहेगा कि देखो हमने वार्न किया था कि हमारी बेसिस को और सिविलियंस को टारगेट ना करना, लेकिन ईरान बाज नहीं आया और इसीलिए हम इससे बदला ले रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका और इसके इत्तेहादी नेटो मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे और इतनी तबाही मचाएंगे कि इसका हाल भी इराक, शाम और लीबिया जैसा हो जाए। आज दोस्तों जज्बात से हटकर सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि ईरान बदला लेने के लिए जो कुछ कर सकता था इसने कर लिया, और इससे आगे वो इस जंग को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, और ये इसके मफाद में भी नहीं है। सच ये है कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, रशिया, चीन जो भी ईरान के साथ इस वक्त खड़े हो रहे हैं, वो वक्त आने पर यानी अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ईरान पर हमला किया तो ये सब खामोश हो जाएंगे। किसी की भी जरूरत नहीं होगी अमेरिका को रोकने की, और ये रोक भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास इतनी पावर ही नहीं है। आप देख लेना कि इन मुल्कों ने वक्त पड़ने पर वक्त के यजीद के सामने ईरान को अकेला छोड़कर खुद भी कूफी बन जाना है। इन सब मुल्कों को सबसे पहले अपने मुल्क का मफाद अजीज है और इसीलिए एक एक करके ये सब खामोश होते जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईरान ने बहुत अच्छा किया कि बदला भी ले लिया, पूरी दुनिया पर अपनी दहशत और धाक भी बिठा दी कि ये गजा या लिबनान नहीं है, और इस पर हमला करने से पहले पूरी दुनिया को 100 बार सोचना चाहिए कि ये लोग हुसैनी हैं जो कि ना तो वक्त की सुपर पावर से डरते हैं, ना इसके इक़्तिदार से और ना इसकी तादाद से। और फिर इसके बाद ईरान सीज़ फायर के लिए भी राज़ी हो गया, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर ऐसा हो जाता है तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जंगें पैसों और इकोनॉमी से भी लड़ी जाती हैं और ईरान तो अपनी इकोनॉमी के लिए पहले स्ट्रगल कर रहा है। अगर अपना बदला लेने के बाद ईरान को अपनी इकोनॉमी बचानी है, अपनी आर्मी और डिफेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको ये सीज़ फायर करनी पड़ेगी। वरना ज़रा सोच कर देखें कि अगर खुदा न खास्ता इसकी तेल की दौलत को और गैस को निशाना बनाया गया तो पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल केओस की वजह से या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये मुल्क टूट सकता है। और नेतन्याहू भी दरअसल यही चाहता है, और इसी वजह से बार बार ईरान के लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि हम सिर्फ ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि आप लोग अपने मुल्क के अंदर बगावत करें। Proud people of Iran, we're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. दोस्तों हमें ये मानना पड़ेगा कि ईरान समेत मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर वेस्ट से बहुत पीछे है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ईरान के अंदर बैठे हुए बिल्डिंग के अंदर मौजूद ईरानी टॉप लीडर्स को और इनके जनरल्स को टारगेट करके शहीद कर दिया जाता है। इसराइल और अमेरिका का ये मिसाइल ना इधर होता है ना उधर, बल्कि सीधा अपने निशाने पर लगता है। अब इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हमें भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर फिर मैदान जंग के अंदर उतरना पड़ेगा, वरना सिर्फ जज्बातों और दुआओं से जानें नहीं बचाई जा सकती। सीज़ फायर के नाम पर थोड़ा सा पीछे हटकर खुद को संभालना और मजबूत करना जंगी हिकमत अमली कहलाती है, ना कि कोई बुज़दिली। बहादुरी और बेवकूफ़ी के अंदर भी मामूली सा फ़र्क होता है। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई ने यह धमकियां सुनकर जवाब दिया कि ईरानी कौम ताकत के जोर पर झुकेगी नहीं। अगर अमेरिका ने बिला वजह मदाखलत करने की कोशिश की तो इसको भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हम ताकत के जोर पर किसी के भी आगे नहीं झुकेंगे। और साथ साथ ईरान के अंदर इसराइल की मदद करने वाले मोसाद के ईरानी जासूसों को भी चुन चुनकर पकड़ कर फांसियां दी जा रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक अभी भी ईरान के मिसाइल हमले तिल अवीव शहर पर जारी हैं और इसराइली फौजी अस्पतालों और फौजी अड्डों को टारगेट किया गया है। इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इसराइली स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमला किया गया और 25 इसराइलियों के मारे जाने की इतलात हैं। तिल अवीव, यरूशलेम, रमात गान और होलोन शहर पर फतेह 1 और सजील मिसाइलों की बारिश कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सिजीन एक ऐसा सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था और इसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था। बस रिसेंटली ईरान की तरफ से इसराइल पर दागे जाने के बाद इसकी रफ्तार, इसकी रेंज और इसकी अपीयरेंस ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से फतेह 1 मिसाइल इसराइल पर दागे जा रहे हैं जो कि शॉर्ट रेंज होने के बावजूद भी इंतहाई एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। और इतनी तबाही मचाई है कि ईरानी फौज ने यह ऐलान किया कि हमने सहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। अब इनके पास 2 ऑप्शन है कि या तो बंकर के अंदर जाकर छुप जाएं या फिर इसराइल को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। यानी यहाँ पर सेम वही कुछ दोहराने की कोशिश की जा रही है जो कि इसराइल गजा के लोगों के साथ कर रहा है। मगर एज एक्सपेक्टेड इसराइल भी इससे बाज नहीं आया, क्योंकि इसने तेहरान के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर हमले शुरू कर दिए हैं। और अब की बार तेहरान के अंदर जिस जगह पर हमला किया गया इसके अंदर यूरेनियम सेंटर, ईरानी मिसाइल और इनके हथियार की फैक्ट्रियां शामिल हैं।
ये बमबारी 20 इसराइली जंगी तैयारों की कार्रवाई के अंदर हुई और करमान शाह के अंदर तो ईरान के जंगी हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया गया और वहां पर AH-1 एयर बेस के अंदर 5 जेर ज़मीन मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को भी निशाना बनाया गया और अब तक कुल मिलाकर इसराइल की तरफ से ईरान के अंदर 1100 जगहों को टारगेट किया जा चुका है। और आप देख रहे हैं कि ईरान आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद अकेला होता जा रहा है और तारीख एक बार फिर से खुद को दोहरा रही है और हम देख रहे हैं कि हुसैनी हमेशा कम तादाद के अंदर लेकिन हक पर होते हैं, जबकि वक्त के यजीद की बैत करने वाले तादाद के अंदर ज्यादा होते हैं और इनके खिदमत गुजार होते हैं, सिर्फ बयानबाजी से अपना काम चलाते रहते हैं। अब चाइना ने यह बयान तो दे दिया है कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन असल जंग अमेरिका और चाइना के दरमियान है जो कि इकोनॉमिकल वॉर है, उसको वो टारगेट करना चाहता है। और चाइना को सुपर पावर बनने के लिए एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करनी पड़ती हैं और अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को तेल की सूरत में हासिल करने के लिए वो सबसे सस्ता तेल ईरान से ही खरीदता है। सो इसीलिए वो ईरान के साथ है, बाकी इसके कोई मफादात नहीं है कि वो किसी और की जंग के अंदर कूद कर अपने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करें। सो इस वक्त अक्लमंदी और ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम मुल्क खसूसन अरब मिलकर एक होकर ईरान के साथ खड़े होकर इसराइल और अमेरिका पर प्रेशर डालें और कुछ नहीं तो इनके साथ ऑयल सप्लाई, ट्रेड और सफारती ताल्लुकात को बंद करने की धमकी दे दें ताकि इतना प्रेशर बिल्ट हो कि ये मिलकर ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सकें। अब दूसरी तरफ ईरान के सबसे करीबी हमसाए यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की मुझे आज तक खुद समझ नहीं आई। मतलब वो पॉलिसी ये है कि हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, रशिया के साथ भी खड़े हैं और ईरान के साथ भी खड़े हैं। हमें वेंटिलेटर IMF ने दिया हुआ है जो कि अमेरिका की कंपनी है कर्जों और इमदाद की सूरत में, और हम चाह कर भी अपनी मर्जी से ईरान की आलमी फोरम पर मदद नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते जो कि अमेरिका को पसंद ना आए। और सबसे बढ़कर हमारे पास फाइटर जेट भी अमेरिका के दिए हुए हैं, ज़्यादातर खुद के बने हुए हथियार तक नहीं हैं। और इससे भी बड़ी रुसवाई की बात यह है कि 100 करोड़ वजीर आजम को छोड़कर मुल्क का आर्मी चीफ एक सरकारी मुलाजिम वाशिंगटन ट्रंप से मिलने गया हुआ है और पता नहीं इसके बाद कौन सा नया हुक्म इस कौम पर मुसल्लत होने वाला है। अभी तक तो सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका ने दरअसल इस मुलाकात के अंदर बलूचिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस मांग ली हैं ताकि ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, पर अभी तक इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी क्योंकि ये सच भी हो सकती है और झूठ भी, और मीडिया पर अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया गया। ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम। वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर। आपने तो यहाँ से उठना है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी और यहाँ से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत। हम ये काम नहीं होने देंगे। अगर ये उसको उस जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा, उसको डिनाई करे सर, उसको डिनाई करे, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा सर, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू डिनाई। आप मुझे जरा सोच कर बताएं कि अगर आज अमेरिका और इसराइल ये फैसला कर लेते हैं कि वो ईरान पर हमला करने लगे हैं तो क्या पाकिस्तान की क़यादत के अंदर इतनी हिम्मत भी है कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल भी सके? सो इसीलिए ग्राउंड रियलिटीज को जानकर मैं ये कहता हूँ कि मजीद डैमेज होने से पहले तमाम मुल्कों को मिलकर ईरान के लिए सीज फायर की कोशिश करनी चाहिए, वरना अगली बारी पाकिस्तान की है और इसके बाद सऊदी अरेबिया की है, जिसके बाद कोई भी नहीं बचेगा। और इसका डेमो भी हम पहले ही देख चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान इंडिया ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए वो दरअसल इसराइली थे। सो कंक्लूजन ये है कि जब तक मुसलमान टेक्नोलॉजी के अंदर कुफार के बराबर या इनसे आगे ना बढ़ जाएं तो कोई भी जंग इनके मफाद में नहीं है। और नेतन्याहू तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है कि अब तक की ये हमारी सबसे बड़ी जंग होगी और किसी भी तरह से ये अमेरिका को इस जंग के अंदर घसीटने की कोशिश करेगा। और आपको ये बताऊं कि इस बंदे ने जानबूझकर सबर इसीलिए किया रखा कि एक तो पूरी दुनिया को दिखा सके कि हम कितने मजलूम हैं, हम पर हमला हो रहा है, और फिर इसके बाद दुनिया को कहेगा कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर ईरान पर हमला कर रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरी वजह यह है कि वो खामोश इसलिए था कि वो चाहता था कि ईरान अपने तमाम मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इतना कमज़ोर हो जाए कि जवाबी हमला करने के लिए इसके पास ना तो कोई हथियार बचे और ना ही कोई मौशी सपोर्ट, और फिर इसके बाद अपने इत्तेहादियों की मदद से मिलकर वो ईरान पर पूरी ताकत से इस तरह से हमला करे कि इसको तबाह बर्बाद कर दे। सो इसलिए ईरान को अब अपना बदला लेने के बाद सुलह की तरफ बढ़ना चाहिए, और इनके सदर ने भी यही बयान दिया और मेरे ख्याल में इंतहाई अक्लमंदी का बयान दिया है, क्योंकि जाहिर है कि ईरानी सदर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और अपने मुल्क के लिए हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि दुश्मन जिस तरह से आपके लिए प्लान करता है उसी तरह से वो चीज़ एग्जीक्यूट भी हो जाए। मिसाल के तौर पर सितंबर 11 के हमले के बाद अमेरिका का ये प्लान था कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ नफरत बढ़ जाएगी, पर हमने देखा कि इस हमले के बाद मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ने की बजाय लोगों ने क्यूरोसिटी के अंदर आकर इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया, ख़ास तौर पर वेस्ट के अंदर।
और बिल्कुल इसी तरह से इसराइल और अमेरिका के इस हमले का भी असर हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर शिया सुन्नी फसादात बढ़ने की बजाय इनकी तफरीक ख़त्म होकर ये दोनों एक हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कि इसराइल के मुकाबले में जो कोई खड़ा हो, तो अगर मेरे दिल में उसकी तबाही पर मेरा दिल खुश हो, तो मैं इनडायरेक्टली तो फिर इसराइल का आदमी बन गया ना। तो कम से कम मुझे सोचना चाहिए मैं कि ईरान के साथ जो हमारे इख्तिलाफ है वो अपनी जगह पे, लेकिन जब ईरान और इसराइल आमने सामने हो तो कोई तो मत से काम लेना चाहिए ना। और इसराइल की फतह ईरान के मुकाबले में दुनिया में क्या देखा जाएगा, मुसलमानों के मुल्क पर इसराइल गालिब आए। जब बरादरी की बात आती है तो शरीका एक तरफ रख के बरादरी की पग का ख्याल करके, नक का ख्याल करके एक हो जाते नहीं होते। तो कम से कम उससे उतनी सी गैरत कम तो लड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब दिल अल्लाह फाड़ ले तक सब जमीन बकरूब हो सकता। बस मेरी दुआ ये है कि ये सारे मुल्क करीब आकर एक साथ मिलकर ईरान के हक के अंदर कोई बेहतर फैसला करवाएं, वरना अमेरिका और इसराइल तो इस वक्त अपनी तरफ से ईरान को तबाह करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक के इतलात के मुताबिक इसका सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर त्यारा ईरान के पास मौजूद अमरीकी बेसिस पर पहुंच चुका है। और आपको बताता चलूं कि ये दुनिया का सबसे एडवांस तरीन त्यारा है जो कि पहाड़ के अंदर बंकरों को भी टारगेट कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और तमाम मुस्लिम मुल्क मिलकर ईरान को तबाही से नहीं बचा पाते, तो आप ये बात याद रखें कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। और इस सब का जिम्मेदार इसराइल के बाद ये बंदा होगा जो कि कुछ ही अरसा पहले ज़ेलेंस्की को यानी यूक्रेन के सदर को चीख कर ये कह रहा था कि तुम तीसरी आलमी जंग के साथ खेल रहे हो, और आज वो बंदा खुद तीसरी आलमी जंग को हवा देने जा रहा है। You're right now not in a very good position. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. बाकी अगर जैसे जैसे कोई अपडेट आती है तो हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।